नमस्कार साथियों, दिल्ली लॉ में आपका स्वागत है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्यांक 9 है। 25 अप्रैल 1872 को तत्कालीन वायसराय हुआ करते हैं, अभी के समय जो राष्ट्रपति होते हैं वैसा ही पद था। उन्होंने इसको साइन करके विधेयक से अधिनियम के रूप में परिवर्तित किया था। एक विधेयक वो होता है जो संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, पास हो जाता है, जब उस पर राष्ट्रपति महोदय साइन कर देते हैं तब वह अधिनियम में बदल जाता है। तो भारतीय संविदा अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल के द्वारा साइन करके अधिनियम बनाया गया। संविदा से संबंधित बातों को परिभाषित और संशोधित करने के लिए यह अधिनियम बना था। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। 1 सितंबर 1872 से यह अधिनियम पूरे भारत में लागू। अधिनियम में कुछ टेक्निकल चीजें आएंगी जिन पर हम पहले ही चर्चा कर लेते ताकि अधिनियम को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। 3 चीजें हैं। पहला शब्द पढ़ोगे आप, प्रस्ताव। दूसरा चीज होती है उसकी प्रतिग्रहण कह दो या स्वीकृति कह दो। स्वीकृति लिख देता हूं और प्रतिग्रहण भी लिख देता, ठीक है, प्रतिग्रहण। तीसरा प्रतिफल। फोर्थ आप पढ़ोगे वचन। 5वां पढ़ोगे करार। 6ठा शब्द पढ़ोगे आप संविदा। और कुछ शब्द और पढ़ेंगे। एक तो होता है प्रतिसंग्रहण, प्रतिसंग्रहण। एक होता है संसूचना और एक होता है प्रतिग्रहण। अच्छा, प्रतिग्रहण यहां चर्चा कर ली, ठीक है। ये सारे शब्द, ये ए नामक व्यक्ति है। अधिनियम शुरू करने से पहले कुछ टेक्निकल चीजें समझ रहे हैं हम। ये ए नामक व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने सामने बी नाम के एक महिला को प्रस्ताव दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी मैरिड विथ यू, ठीक है, जो भी है। या विल यू मैरी मी तो आस्क हो जाता है, सीधे इसने प्रस्ताव दिया मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, ठीक है। इस प्रस्ताव को इसी रूप में सामने वाली महिला स्वीकार कर लेती है, ठीक है। इसी रूप में सामने वाली महिला स्वीकार कर लेती। महिला अगर ऐसा कह देती है कि मैं शादी जब ही करूंगी, मुझे मंजूर है ये प्रस्ताव, पर आपके पास फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, तो ये प्रति प्रस्ताव हो गया, ठीक है। ए ने जो प्रस्ताव दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, बी वाली इसको ऐसा कैसा स्वीकार कर ले तो ये हो जाता प्रतिग्रहण। ये तो प्रस्ताव था जो ए ने दिया, तो ये तो प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना शब्द लिखा है, इसको प्रस्ताव भी बोलते हैं, प्रपोजल। और उसको वैसा के वैसा ही अगर उसने स्वीकार कर लिया बी वाली महिला ने, तो वो प्रतिग्रहण हो गया, ठीक है। तो प्रस्तावना और प्रतिग्रहण समझ गए कि मैंने आपको ऑफर दिया कि अगर आप प्री पास करके आते हैं, मैं आपको मेंस में रेगुलर क्लासेज के साथ गूगल मीट पे पढ़ाऊंगा फ्री में। ये मेरा प्रस्ताव है और आप इस पर स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ सर हम पढ़ेंगे, तो ये आपका स्वीकार करना हो गया इसको। पर आप उधर से प्रति प्रस्ताव करते, सर पढ़ेंगे तो सही, पर एक शर्त है कि आप जितना हिंदी मीडियम वालों के लिए करते हैं उतना इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, तो ये प्रति प्रस्ताव हो गया। तो प्रस्ताव का प्रतिग्रहण जैसा प्रस्ताव था उसी रूप में होना चाहिए, तो ही प्रतिग्रहण है। अन्यथा अगर आप उसमें कुछ भी किंतु परंतु करके अगर स्वीकार करते हो तो वो प्रति प्रस्ताव या क्रॉस प्रपोजल हो जाता है, ठीक है। सॉरी, काउंटर प्रपोजल हो जाता है। क्रॉस प्रपोजल गलत शब्द था, काउंटर प्रपोजल हो जाता है। अब दूसरी चीज को समझना, ये प्रस्ताव था और ये इसने सामने वाली ने उसी रूप में स्वीकार कर लिया। थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं यहां से। ये कहता है कि अगर आप मेरे पास पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ा दूंगा अगर आप मुझे 1000 रुपए दोगे। यहां से मांग रहा है 1000 रुपए,
बदले में उसको एजुकेशन की बात कर रहा है कि मैं आपको पढ़ा दूंगा, बदले में आप मुझे, तो एक प्रस्ताव कर रहा है कि मैं 1,000 रुपए में 6 महीने के लिए आपको पढ़ा दूंगा या आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा। और बी नामक महिला उसके लिए यस कर देती है, हाँ, तो यहां जैसा प्रस्ताव था उसी रूप में प्रतिग्रहित कर लिया। ये जो इसका हां करना है, ये इसको 1,000 रुपए देने का वचन हो गया। तो एक का वचन दूसरे के लिए जो वचन देता है वो उसका प्रतिफल कहलाता है। एक वचन के लिए, एक प्रस्तावना में आपने कुछ करने या नहीं करने का जो प्रस्ताव दिया है, सामने वाला उसको प्रतिग्रहित कर लेता है, तो ऐसा प्रतिग्रहण उसके लिए प्रतिफल का कार्य करता है। ठीक है। तीसरी चीज को समझना, तीसरी चीज है वचन, कि मैंने आपको एक बात बोली और आपने उस बात पे अपनी अनुमति दे दी या उसके प्रति आपने अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे दिया, तो ये प्रस्ताव था जिस पर आपने स्वीकृति दी। तो हम एक दूसरे के लिए ये क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस को कहते हैं वचन हिंदी में। तो जब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो वचन में बदल जाता है। फोर्थ पॉइंट, करार क्या होता है। करार ऐसे वचन, करार क्या होता है कि ऐसा वचन या वचन का एक पूरी क्लास जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का काम करे। मैंने कहा कि मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा, सामने वाले ने कहा कि मैं 1,000 रुपए दे दूंगा। हमारे एक दूसरे के जो वचन है, ये वचन अब करार में बदल गए, एक दूसरे के लिए प्रतिफल का काम कर रहे हैं। वो मैं 1,000 रुपए के बदले में उसको शिक्षा दे रहा हूं, ये प्रतिफल हो गया, और मेरी शिक्षा के बदले में वो 1,000 रुपए दे रहा, मुझे प्रतिफल मिल रहा है। एक दूसरे को कंसिडरेशन मिलना किसी वचनों के द्वारा, कि एक वचन या वचनों की एक क्लास जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। प्रतिफल का मतलब कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई कंसिडरेशन। क्या मिल रहा है आपको किसी चीज से, किसी वादे से, वो आपके लिए कंसिडरेशन या प्रतिफल होता है। तो एक वचन या वचनों का वर्ग क्या होता है, एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है। और ऐसे करार, मैं करार बता रहा था कि ऐसा वचन या वचनों का प्रतिफल जो एक दूसरे के लिए करार, एक दूसरे के लिए प्रतिफल का काम करे, वो करार में बदल जाते हैं। और ऐसा करार जिसको हम विधि के द्वारा प्रवर्तन करवा सकते हैं, वो संविदा का रूप ले लेता है। अब इनको मैं बोल के समझाया, अब आपको लैंग्वेज के द्वारा समझाता हूं। अच्छा, प्रतिसंग्रहण पर और चर्चा करते हैं कि प्रतिसंग्रहण होता क्या है। प्रतिसंग्रहण होता वापस लेना। मैंने प्रस्ताव किया कि मैं आपको 1,000 रुपए में पढ़ा दूंगा 1 साल के लिए। बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे पास तो समय नहीं है और मैंने गलत प्रस्ताव कर लिया। तो ये इधर से बी वाला जब तक इसके लिए स्वीकृति यहां से रवाना करे, यहां से स्वीकृति रवाना करे, मतलब बी के कंट्रोल से बाहर हो जाए वो स्वीकृति। जैसे ही वो मत पत्र डालता है या फोन करके बोल देता है, जैसे मैंने टेक्स्ट डाला, अब व्हाट्सएप टेक्स्ट का तो सुविधा है कि हम डिलीट कर सकते हैं सामने वाले के देखने के पहले, पर टेक्स्ट मैसेज आज भी डिलीट नहीं किए जा सकते। तो मैंने जैसे ही मैसेज डाला, टेक्स्ट मैसेज डाला किसी के मोबाइल पे, तो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, सामने वाले के पास पहुंच गया। तो जब ये व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी सूचना सामने वाले को भेजता है और इसके कंट्रोल से बाहर होती है, उससे पहले पहले आप अपने प्रस्ताव का प्रतिग्रहण कर सकते हैं। इसने कहा कि मैं आपको पढ़ा दूंगा 1,000 रुपए में, बी को बोला। अब बी कहता है कि हाँ मुझे स्वीकार है, मैं 1,000 रुपए देने को आपको तैयार हूं। ये जो सूचना सामने वाले को भेजता है, उस भेजने से पहले पहले ए के पास अधिकार है कि वो अपना प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कर ले। या इसको स्वीकृति वाले के पास भी यही विकल्प रहता है कि ये जो स्वीकार कर रहा था, जैसे बी को लगा कि 1,000 रुपए 6 महीने के पढ़ाने के लिए दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा है, तो ये स्वीकार करने के बाद इसको अगले दिन लगा कि यार ज्यादा है, तो ये इसके पास जब वो सूचना 1,000 रुपए में पढ़ाने के लिए इसने हाँ भरने वाली सूचना बी ने ए के पास भेजी, तो ए के पास पहुंचने से पहले पहले कभी भी बी अपने प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कर सकता है, मतलब अपनी स्वीकृति का
कि मैं 1,000 रुपए में जो पढ़ाने के लिए मैंने स्वीकृति दी थी मैं वापस लेता हूं, मैं 1,000 रुपए में एग्री नहीं हूं। तो ये प्रतिसंग्रहण होता है किसी चीज को वापस ले लेना। संसूचना होती है किसी बात की सूचना सामने वाले तक पहुंचना। जैसे मैंने प्रस्ताव दिया, सामने वाले तक वो प्रस्ताव पहुंच गया जिसको मैंने प्रस्ताव किया था, तो उसको मेरे प्रस्ताव की संसूचना हो गई। ये कुछ शब्द हैं। लीगल शब्दावली को देखते हैं हम कुछ जो यहां के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिससे आप सीधा सीधा समझ जाओगे कि होता क्या है। थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज टेक्निकल है, बाकी अगर आप साधारण भाषा में समझने बैठोगे बहुत इजी है ये चीज। एक एक चीज को उदाहरण देके लंबा समय 1-2 घंटे समझा दिया जाए तो आपके लिए बहुत इजी काम हो जाएगा ये चीज को। जैसे मैंने प्रस्ताव दिया था, सबसे पहले प्रस्ताव का मतलब प्रपोजल। मैंने किसी को प्रपोज किया, प्रपोजल दिया, सामने वाले ने उसको स्वीकृत कर लिया, स्वीकृति कर ली। इसको तो आप प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में पढ़ेंगे, यहां पर प्रस्तावना शब्द आएगा। और प्रस्तावना का होता है प्रतिग्रहण। प्रस्तावना का क्या होता है? प्रतिग्रहण। स्वीकृति को कहा जाता है प्रतिग्रहण। तो प्रस्ताव को अगर स्वीकृत कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? वचन। क्या बन जाती है? वचन। और वचन होता क्या है? प्रस्ताव की स्वीकृति क्या होती है? वचन। तो मैंने एक प्रस्ताव दिया कि क्या आप मेरे से शादी करेंगे, सामने वाले ने उसको स्वीकार कर लिया, ये क्या हो गया? वचन हो गया। अब हम मैंने प्रस्ताव दिया, उसने स्वीकार कर लिया, वैसा के वैसा ही। अब हम एक दूसरे के साथ वचन में बन गए। वचन का मतलब क्या हो गया? प्रॉमिस में बन गए कि मैंने उसको कहा, उसने स्वीकार कर लिया। अब बदल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉमिस में बदल गया। हालांकि आजकल प्रॉमिस की कोई वैल्यूएशन नहीं है। ऐसे प्रॉमिस, ऐसे वचन, वचन को क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। तो ऐसे प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का काम करे, ऐसे प्रॉमिस, उसमें साथ में आपका कोई प्रतिफल ऐड हो गया तो वो क्या कहलाएगा? वचन के साथ आपने प्रतिफल ऐड कर दिया तो वो करार कहलाता है। कैसे? कि जैसे मैंने कहा कि मैं आपको 1,000 रुपए में पढ़ा दूंगा, सामने वाले ने कहा हाँ मैं 1,000 रुपए देने को तैयार हूं, आप 6 महीने पढ़ा दो। तो मेरे लिए वो 1,000 रुपए प्रतिफल का काम है और सामने वाले के लिए 1,000 रुपए के बदले में 6 महीने की शिक्षा प्रतिफल है। तो ऐसा वचन जिसमें कोई कार्य है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का रूप ले लेता है, चाहे तो कोई कार्य करने का हो या नहीं करने का वचन होता है, वो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का कार्य करता है। तो ऐसा वचन और उसके साथ प्रतिफल ऐड होकर क्या बन जाता है? करार बन जाता है। और ऐसे करार जिनको हम विधि के द्वारा परिवर्तन करा सकते हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार क्या कहलाते हैं? संविदा कहलाते हैं। और जिस संविदा को हम पढ़ रहे हैं वो संविदा के टुकड़े करके देखोगे आप तो संविदा के अंदर एक करार होता है जिसको हम विधि द्वारा परिवर्तन करा सकते हैं। कुछ करार ऐसे भी होते हैं जिनको विधि से परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। मैंने किसी से वादा कर लिया कि 1,000 रुपए दो आप और मैं बदले में आपको गांजे का पौधा लाके दे दूंगा। अब ये इलीगल पर्पज के लिए किया हुआ करार है, इसको विधि द्वारा परिवर्तन नहीं करा सकते, ये करार शून्य होगा। तो ऐसा करार जिसको विधि द्वारा परिवर्तनीय, जैसे मैंने आपके साथ करार कर लिया, आप मुझे 1,000 रुपए में, मैं आपको 1,000 रुपए में 10 किलो चावल उपलब्ध करा दूंगा, ये करार है, इसको आप विधि द्वारा परिवर्तनीय करा सकते हो। अब ये संविदा का रूप ले चुका है, ठीक है। ये साधारण भाषा थी जो मेरे को समझानी थी। इससे पहले आप शुरू करते हैं अधिनियम। अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। निर्वचन खंड की बात करते हैं। पहली परिभाषा है प्रस्तावना की। प्रस्तावना मतलब प्रस्ताव। प्रस्ताव होता क्या है कि जब एक व्यक्ति किसी बात को करने का या किसी बात को करने से प्रवृत्त रहने की रजामंदी, कि मैं ये काम करूंगा या ये काम नहीं करूंगा, इसके लिए अपनी कंसेंट, रजामंदी मतलब अपनी कंसेंट किसी दूसरे को इस दृष्टि से बताता है कि वैसे कार्य करने या प्रवृत्त रहने के प्रति उसकी अनुमति अभिप्राप्त करे।
मैं किसी को कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और सामने वाला उस पर स्वीकृति या रजामंदी देता है, तो ये मेरा प्रस्ताव है कि मैं प्रस्ताव क्यों कर रहा हूं कि सामने वाले व्यक्ति की उस पर रजामंदी प्राप्त करूं। जैसे मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, मैं प्रस्ताव सामने वाले को क्यों कर रहा हूं कि उससे उस पर रजामंदी प्राप्त करूं कि आप हां बोलो या ना बोलो, उसकी रजामंदी के लिए मैं उसको प्रस्ताव कर रहा हूं। तो एक व्यक्ति को कोई कार्य करने या नहीं करने का एक वचन जो सामने वाले की से इस दृष्टि से किया जाता है कि वो उस पर उसकी अनुमति प्राप्त करे, अभिप्राप्त करे, वो प्रस्ताव कहलाता है। दूसरा स्वीकृति, प्रतिग्रहित। प्रतिग्रहित का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जिससे आपने प्रस्ताव दिया है, प्रस्तावना की है, वह अगर उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है। मैंने प्रस्ताव दिया, क्या आप मेरे से पढ़ना चाहेंगे, आपने हां कर दी, उसके मत प्रति अनुमति संज्ञापित कर दी, तो यह माना जाएगा कि ऐसी प्रस्तावना को आपने प्रतिग्रहित कर लिया। प्रतिग्रहित का मतलब स्वीकृत कर लिया। और जब प्रस्तावना प्रतिग्रहित हो जाती है तो वो वचन का रूप ले लेती है। जैसा मैंने ऊपर लिख के दिखाया था, प्रस्तावना प्लस स्वीकृति क्या हो जाती है, वचन बन जाती है। प्रस्तावना करने वाला व्यक्ति वचनदाता और जो प्रस्तावना को स्वीकार करता है वो वचन ग्रहीता कहलाता। 2D में हम प्रतिफल को पढ़ेंगे कि प्रतिफल होता क्या है। प्रतिफल किसी चीज से हमें क्या फायदा मिल रहा है, क्या कंसिडरेशन प्राप्त हो रहा है, वो प्रतिफल कहलाता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो मेरे से, तो आपको इसके बदले में क्या मिल रहा है, मार्क मिल रहे हैं, नंबर मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको किसी प्रकार की मदद मिलेगी। तो ये आपके लिए प्रतिफल हो गया और मेरे लिए ये प्रतिफल है कि आप मेरे पर विश्वास करके आप मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक वचनदाता की वांछा पर, मेरी वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से विरत रहा है या करता है या करने से विरत रहता है या करने का या प्रवृत्त रहने का वचन देता है। तीनों काल आए हैं इसमें, तीनों टेंस आए हैं। देखो, वचनदाता की वांछा पर, मेरी इच्छा पर आपने क्या किया, कोई कार्य कर चुके, मैंने कहा ये पढ़िए आप, और आपने वो चीज पढ़ ली मेरे कहने पे, या आपको कहा कि ये चीज आप बिल्कुल मत पढ़ना, ये सेक्शन बेकार है, और आपने वो नहीं पढ़ा। तो मेरी वचनदाता की वांछा पर आपने वचन ग्रहीता ने कोई कार्य कर चुके हो या करने से प्रवृत्त रहे हो, ये हो गया आपका भूतकाल, पास्ट टेंस। कोई चीज करते हो प्रेजेंट में या करने से प्रवृत्त रहते हो, या क्या हो गया, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। या कुछ करने का या प्रवृत्त रहने का वचन देते हो, आप कहते हो कि सर हम ऐसा करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे भविष्य में, जैसा आज आपने बोला ये मेरे को वचन देते हो। तो जो ऐसा आपने कार्य किया है या ऐसा प्रवृत्त रहने का जो कार्य या वचन दिया है, वो वचन मेरे लिए प्रतिफल होगा, और ये प्रतिफल की परिभाषा है। तो प्रतिफल तीनों प्रकार का होता है। ये भविष्य वाला था कि करने का या प्रवृत्त रहने का आप वचन देते हो, वो वचन हमेशा भविष्य की चीज का दिया जाता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, मैं ये किताब नहीं पढ़ूंगा, इस किताब में एरर बहुत है, आपने जैसा कहा, तो मैं वचन देता हूं कि आगे से इस किताब को नहीं पढ़ूंगा। तो प्रतिफल तीनों प्रकार का हो सकता है, भूत भी हो सकता है, भविष्य भी हो सकता है, और वर्तमान भी हो सकता है। प्रतिफल के 3 प्रकार हो सकते हैं, पर प्रतिफल हमेशा वास्तविक होना चाहिए। प्रतिफल आभासी नहीं होना चाहिए, प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, चाहे वह अपर्याप्त ही क्यों ना हो। जैसे मैं आपको प्रस्ताव करता हूं कि मेरे पास जो ये एप्पल की मैकबुक है, हालांकि मेरे पास नहीं है एप्पल की मैकबुक, मैं डेल का सेटअप यूज करता हूं। तो जैसे मैं आपको एक प्रस्ताव करता हूं कि मेरे पास एक एमआई का मोबाइल है, कि ये एमआई का मोबाइल 10 रुपए में आपको दे दूंगा, और आप इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरे लिए एमआई का जो मोबाइल है, इसकी कीमत मैं मान के चलता हूं कि 2-3 हजार रुपए का ये होगा। ठीक है, काफी पुराना मोबाइल है, 2-3 हजार रुपए का होगा, और इसके लिए बदले में 10 रुपए आप मुझे प्रतिफल पे कर रहे हो। तो ये प्रतिफल अपर्याप्त प्रतिफल है। तो प्रतिफल अपर्याप्त भी हो सकता है, पर वास्तविक होना चाहिए, आभासी प्रतिफल नहीं होना चाहिए। तो प्रतिफल के लिए 2 बातें लिख लो कि प्रतिफल हमेशा वास्तविक होना चाहिए, चाहे वह अपर्याप्त ही क्यों ना हो। अपर्याप्त प्रतिफल चलेगा कि वास्तविक कीमत से बहुत कम हो। जैसे कोई घोड़ा है जो 20 लाख रुपए का आता, हॉर्स, और आप
को मैं 10 रुपए में दे रहा हूं तो ये प्रतिफल उस घोड़े के लिए 20 लाख की चीज के लिए अपर्याप्त है, पर फिर भी ये प्रतिफल वैलिड माना गया है संविदा अधिनियम में। पर प्रतिफल हमेशा वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट परिभाषा, एक वचन या वचनों का हर एक क्लास जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो करार होता है। मेरा एक वचन जो आपके लिए प्रतिफल है और आपका एक वचन कि आप मुझे 1000 रुपए दोगे वो मेरे लिए प्रतिफल है, और मेरा वचन कि मैं 6 महीने पढ़ाऊंगा वो आपके लिए प्रतिफल है। तो ये जो वचन या वचनों की एक क्लास है, ये अगर एक दूसरे के लिए प्रतिफल है तो वो करार का रूप ले लेता है। तो जब वचन के साथ प्रतिफल जुड़ जाता है तो वो करार बन जाता है। क्लियर है? आगे चले। वे करार, वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो या प्रतिफल का भाग हो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। व्यतिकारी वचन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल प्रोमिस। कि रेसिप्रोकल प्रोमिस मतलब कोई घटना के घटित होने पर कोई कार्य करना या नहीं करना, ये व्यतिकारी वचन होता है। जैसे व्यतिकारी वचन को एक उदाहरण से समझते हैं। कि जैसे आप अगर लगातार 5 दिन तक 15 घंटे पढ़ोगे तो मैं आपको 15,000 रुपए दे दूंगा। ये व्यतिकारी वचन है, क्योंकि किसी चीज पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसको मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं, एक बार इसको देख लेना। हम नेक्स्ट क्लास में इसके लिए कोई अच्छा उदाहरण पे चर्चा करते हैं। वह करार जो विधितः परिवर्तनीय ना हो, ऐसा करार जिसको कानूनन हम परिवर्तन में नहीं करा सकते, उनको शून्य करार कहा जाता है। कि वह शून्य हो जा, शून्य कहलाता है, कोई डेबल करार। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे, मैंने आपको कहा या मैंने किसी के साथ करार कर लिया, किसी व्यक्ति के साथ, कि मैं आपको 1 लाख रुपए में 10 किलो अफीम दे दूंगा। तो इसको विधितः आप परिवर्तनीय नहीं करा सकते, ये अवैध करार है, इसलिए ये करार शून्य हो जाता। और वह करार जिसको हम विधितः परिवर्तनीय करा सकते हैं, कि जैसे 1,000 रुपए में मैं आपको राजस्थान में सांगरी बहुत फेमस है, सांगरी की सब्जी दे दूंगा 1 किलो बना के। तो ये करार को आप विधितः परिवर्तनीय करा सकते हो। आप कोर्ट में जा सकते हो कि ये 1,000 रुपए पकड़ो, हमें तो सांगरी की सब्जी बना के दी जाए। तो वह करार जो विधितः परिवर्तनीय होता है क्या बन जाता है? संविदा बन जाता है। वह करार जो उसके एक पक्षकार के विकल्प पर तो परिवर्तनीय हो, मेरे चॉइस पर तो उसको परिवर्तन करा सकता हूं, पर अन्य पक्षकार उसके विकल्प पर वह शून्य होता है, वो उसको परिवर्तन नहीं करा सकता। उसके पास ये पावर है कि वो उसको शून्य करार करवा सकता है, तो वो शून्य करनीय संविदा कहलाती है। जैसे कि मैंने एक सामने वाले को ये रिप्रेजेंट किया कि ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के नीचे सोना है 500 क्विंटल, और ये प्रॉपर्टी में पुराने समय में राजा की हुआ करती थी। राजा यहां 500 क्विंटल सोना गाड़ के गया है, और ऐसा कपट पर उस प्रॉपर्टी की जिसकी कीमत 2 लाख रुपए हुआ करती थी, मैंने उसको 200 करोड़ में खरीद लिया कि यार 500 किलो सोना निकलेगा, 500 क्विंटल सोना निकलेगा, कितना बढ़िया। 500 क्विंटल सोने की कीमत 1000 करोड़ होती है, तो मैंने उसको खरीद लिया। अब ये वो सामने वाला के विकल्प पर तो ये परिवर्तनीय है, वो तो कह सकता है कि इससे 200 करोड़ दिलवाया जाए इस प्रॉपर्टी के बदले, पर मैं कह दूंगा कि मेरे साथ ये कपट किया गया कि इस प्रॉपर्टी के नीचे गोल्ड है, इस आधार पर मैंने इस संविदा को किया, तो मेरे विकल्प पर ये शून्य, मैं कपट के आधार पर उसको शून्य करवा सकता हूं। तो ऐसी संविदा क्या कहलाएगी? शून्य करनीय संविदा कहलाएगी। लास्ट वाली परिभाषा कहती है कि वह संविदा जो विधितः परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तब शून्य हो जाती है, जब वह परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। कोई संविदा है
जो आज तो वैलिड है पर कल वह विदिता परिवर्तनीय नहीं रह जाती है। जैसे आज हमारे यहां पढ़ना पढ़ाना वैलिड है, मैंने आपके साथ संविदा कर ली, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये चीजें वैलिड है, ठीक है। पर कल को हो सकता है कि हमें नॉर्थ कोरिया की तरह होना पड़े कि कोई भी एजुकेशन ग्रहण नहीं करेगा, तो कल को ये संविदा अवैध हो जाएगी। तो कोई संविदा जो विदिता परिवर्तनीय नहीं रह जाती तो शून्य तब होती है जब विदिता परिवर्तनीय नहीं रह जाती, तब तक वो वैलिड बनी रहती है। संविदा के बारे में ये प्रिजम्पशन किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 प्रस्तावना की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण के विषय में। थोड़ा शुरू में 6-7 सेक्शन तक समय लगेगा क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है और यहां से क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पर हमें चर्चा कर लेनी है। प्रस्तावना की संसूचना कब होती है, कब प्रतिग्रहण होगा और कब प्रतिसंग्रहण होगा, उसके बारे में सेक्शन 3 में कुछ बातें बताई है कि प्रस्तावना की संसूचना मतलब सामने वाले के पास प्रस्तावना पहुंच गई क्या, उसका सामने वाले ने स्वीकृति कर ली क्या, या उन प्रस्तावना और स्वीकृति का प्रतिसंग्रहण, उनको वापस लेना। क्रमशः प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति, प्रतिग्रहण करने वाले व्यक्ति और प्रतिसंग्रहण करने वाले पक्षकार के किसी कार्य या लोप से हुआ समझा जाएगा। इंपॉर्टेंट शब्द है कि कोई कार्य या लोप से हुआ समझा जाएगा जिसके द्वारा उसका यह आशय हो या जो उसे संसूचित करने का प्रयास करता है। कोई कार्य या लोप जिसके द्वारा वो अपनी प्रस्तावना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंग्रहण को संसूचित करने का आशय रखता है या संसूचित करने का प्रयास करता है। कुल मिला के किसी प्रकार की कोई काम की चीज नहीं है। सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाएगा ये कि प्रस्तावना की संसूचना कब पूर्ण हो जाती है। कि मैंने कोई प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया मैंने, तो उसकी संसूचना कब पूर्ण हो जाती है कि मैंने प्रपोजल दिया बी को, तो जब मेरी बात बी तक पहुंच जाती है, बी के ज्ञान में आ जाती है, तो प्रस्तावना की संसूचना जब पूर्ण हो जाती है जब सामने वाले व्यक्ति में जिससे आपने वो प्रस्तावना की थी उसके ज्ञान में आ जाती है, तो वो प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण हो जाती है। मैंने बी के लिए कोई प्रपोजल किया, क्या आप मुझसे शादी करोगे, बी के पास ये नॉलेज में आते ही ये माना जाएगा कि मेरी प्रस्तावना की संसूचना बी को हो गई है, कम्युनिकेशन कंप्लीट। प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना कि बी ने क्या मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया, तो प्रस्तावक के विरुद्ध तब संसूचना पूर्ण हो जाती है जब वह इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि प्रतिग्रहता की शक्ति से बाहर हो जाए। बी ने जो मैंने बी को टेक्स्ट मैसेज किया, ठीक है, अब बी के पास मेरी सूचना जैसे ही पहुंच गई, उसके ज्ञान में आ गई, जैसे उसने मैसेज पढ़ा कि इसका प्रस्ताव आया है कि क्या आप मेरे से शादी करना, क्या आप मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, ऐसा प्रस्ताव आया। सामने वाले ने उसके प्रति अपनी उपमति प्रदर्शित करी कि आप मेरे में अपना जीवन खराब ना करें, कृपया आप पढ़ाई कराते रहिए बच्चों को, ठीक है। उसने ऐसा मेरे को मैसेज किया, तो हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा। इसको स्वीकार कराना पड़ेगा। बी ने कहा कि यस, मुझे यह प्रस्ताव मंजूर है और मैं आपके साथ विवाह के लिए हां करती हूं। तो ये प्रस्तावना मेरे विरुद्ध कब पूर्ण होगी, जब ये प्रस्तुत मैसेज मेरे तक आ जाएगा, मेरे नॉलेज में आ गया, यहां पर ये मैसेज पहुंच गया, तो मेरे खिलाफ प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण हो गई। और बी के खिलाफ कब होगी, जब बी ने ये मैसेज लिखकर सेंड का मैसेज, सेंड का बटन दबा दिया, मतलब उसके कंट्रोल के बाहर हो गई, तो ये बी के खिलाफ संसूचना पूर्ण हो जाती है। अब पढ़ता हूं लैंग्वेज कि प्रस्तावक के विरुद्ध तब, सॉरी गलत बोल दिया, मेरे खिलाफ तो तब पूर्ण हो जाती है। मैं ए हूं, मेरे खिलाफ कब पूर्ण हो जाती है, जब इसने मैसेज लिखकर उसको सेंड दबा दिया, तो ए के खिलाफ प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होगी। उसने स्वीकार कर लिया, इसकी संसूचना पूर्ण होगी जैसे उसने सेंड मैसेज दबा दिया। और
बी के खिलाफ कब ये सूचना पूर्ण होगी, जब मेरे नॉलेज में आ जाए, मैं वो मैसेज पढ़ लूं जो बी ने मुझे भेजा, तब ये माना जाएगा कि बी की के द्वारा जो संस्वीकृति की संसूचना थी वो मेरे विरुद्ध, वो पूर्ण हो गई बी के विरुद्ध, क्योंकि वो संसूचना मेरे तक पहुंच गई। तो प्रस्तावक के विरुद्ध जब पूर्ण होती है, जब वह पारेषण के अनुक्रम में, मतलब कम्युनिकेशन के अनुक्रम में इस प्रकार कर दी जाती है कि वह उसकी प्रतिग्रहता की शक्ति से बाहर हो जाए, बी के कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसने जैसे उसने सेंड किया वैसे ही मेरे खिलाफ संसूचना पूर्ण हो गई। और उसके विरुद्ध प्रतिग्रहिता बी के विरुद्ध संसूचना कब पूर्ण होती है, जब मेरे ज्ञान में उसके द्वारा भेजा हुआ मैसेज आ जाता है, तब यह माना जाता है कि बी के खिलाफ उस संस्वीकृति की संसूचना पूर्ण हो गई। कुल मिला के बात वो है कि जो व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार कर रहा है, उसने मैसेज सामने वाले को भेज दिया, तो यह माना जाएगा कि सामने वाले के विरुद्ध संसूचना पूर्ण हो गई। और जैसे सामने वाले की नॉलेज में आ गया, तो भेजने वाले के खिलाफ, भेजने वाले के विरुद्ध उसकी संसूचना को पूर्ण मान लिया जाता है। प्रतिसंग्रहण की संसूचना बहुत तकनीकी लैंग्वेज है, इसको खुद समझना बहुत आसान है, दूसरे को समझाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है कि इसके लिए चाहिए होता है कोई ना कोई जैसा एक एनिमेटेड कोई ग्राफिक बनी हो, जिसके द्वारा एक दूसरे को समझा सके कि ये चीजें कब कंप्लीट हुई कब नहीं हुई। प्रतिसंग्रहण की सूचना कि जो ए ने प्रस्ताव किया, ए को पता लगा कि यार बी को, जिस लड़की को जैसी समझ के मैं मैसेज कर रहा था, प्रस्ताव कर रहा था, बी तो वैसी लड़की नहीं है, उसकी जो आज रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके अनुसार मुझे प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। तो बी अपने प्रतिग्रहण की संसूचना कब तक कर सकता है, तो उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है जब उस व्यक्ति के प्रति जिससे प्रतिसंग्रहण किया गया है, पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार कर दी जाती है कि उस व्यक्ति की शक्ति से बाहर हो जाए जो उसे करता है। तो मेरे द्वारा उस प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, अब मैं उस प्रस्ताव को वापस लेना चाहता हूं क्योंकि बी के बारे में मुझे गलत रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है कि वो लड़की ठीक नहीं है, तो मेरे खिलाफ प्रतिसंग्रहण की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब मैं उसको मैसेज डाल देता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने दिया था वो मैं वापस लेना चाहता हूं। तो मेरे विरुद्ध तो ऐसी प्रतिसंग्रहण की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब मैं उसको मैसेज डाल देता हूं, मैसेज में सेंड पे क्लिक करते ही, और उस व्यक्ति के विरुद्ध जिससे हम प्रतिसंग्रहण कर रहे हैं, बी से उस सूचना को वापस ले रहे हैं, प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं, तो बी के विरुद्ध तब पूर्ण होगी जब वह बी के ज्ञान में आ जाती, मेरे द्वारा भेजा गया मैसेज बी के नॉलेज में आ जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि मेरी प्रतिसंग्रहण की सूचना पूर्ण हो गई है। पर मैं कब तक प्रतिग्रहण कर सकता हूं, यह आपको सेक्शन बताएगा। नेक्स्ट सेक्शन 5 बताएगा आपको कि प्रस्तावना और प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण कब तक किया जाता। मैंने प्रस्ताव दिया, उसको कब तक वापस ले सकता हूं, सामने वाले ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया तो वो स्वीकार करने को कब तक वापस ले सकता है। तो कोई भी प्रस्ताव है उसके प्रतिग्रहण की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण, प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण कब होगी, जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण कब होती है, जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। तो कोई भी प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण होने से पहले कभी भी प्रतिसंग्रहित की जा सकती है। जैसे ए ने प्रस्ताव दिया था, अब मैं कब वापस ले सकता हूं, जब तक कि बी उसको स्वीकार करने वाला मैसेज मुझे सेंड नहीं कर देती, उससे पहले मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले सकता हूं, उसके पश्चात नहीं ले सकता। क्या कह रहा है, कोई भी प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध कब पूर्ण होती है, जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती। अरे यार, प्रस्तावक के विरुद्ध तब पूर्ण होती है प्रस्तावक के विरुद्ध कब पूर्ण होती है, जब वह क्या बोलते हैं उसको,
प्रतिग्रहता के द्वारा मैसेज सेंड कर दिया जाता है। इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण होने का मतलब है कि प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाती है, प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाती है, तो तब तक ही वापस ली जा सकती है जब तक प्रतिग्रहिता ने वो मैसेज सेंड नहीं कर दिया हो। और कोई भी प्रतिग्रहण, उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध पूर्ण हो जाने से पूर्व प्रतिसंग्रहित की जा सकेगी। प्रतिग्रहिता के विरुद्ध पूर्ण कब होती है? जब प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। उससे पूर्व कभी भी अपना प्रतिग्रहण की संसूचना वापस ले सकती है। बहुत पेचीदा हो गया, समझाता हूं। ए ने बी को प्रस्ताव किया। क्या प्रस्ताव किया? कि ये जो मेरा ए के पास है एक आईफोन, स्टूडेंट को आईफोन नहीं लेना चाहिए। मेरी एक इसलिए ये देखता हूं कि बच्चे परेशान होते रहते हैं। आईफोन वालों के लिए मैक्सिमम फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि आईफोन में अधिकतर ऐप नहीं चलते, क्योंकि वहां आईओएस सिस्टम होता है, एंड्रॉइड नहीं होता। तो बच्चों को कहीं प्रकार की दिक्कतें आईफोन वालों को फेस करनी पड़ती है। तो आईफोन, ए के पास आईफोन है, ए प्रस्ताव करता मैं आईफोन आपको बेच रहा हूं मात्र 10,000 रुपए। सेल करने का प्रस्ताव बी को किया। अब ए अपना प्रस्ताव कब तक वापस ले सकता है? ए ने क्या प्रस्ताव किया कि बी को आईफोन में 10,000 रुपए में बेच रहा हूं। ए अपना प्रस्ताव कब तक वापस ले सकता है? कब तक वापस लेने का मतलब है कब तक प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है। सॉरी, यहां लिखता हूं प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कब तक किया जा सकता है। प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कब तक किया जा सकता है? कि ए ने बी को प्रस्ताव दिया कि आईफोन में आपको 10,000 रुपए में बेच रहा हूं। अब बी इधर से स्वीकृति देता है कि अरे वाह, आईफोन मिल रहा है 14, वो भी 10,000 में, बुरा नहीं है, ले लेते हैं। ये इधर से यस करता है। तो ये यस का मैसेज सेंड करने से, यहां से जैसे वो सेंड के बटन पे हाथ दबाता, उससे पहले अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है। एक कब तक प्रस्ताव वापस ले सकता है? जब तक बी ने उसके लिए यस का मैसेज नहीं दबा दिया, तब तक वो वापस ले सकता है। इसको विधि की भाषा में बोला जाएगा कि कब तक वापस लिया जा सकता है? प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी होने के विरुद्ध। तो प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होने से पूर्व प्रस्ताव को प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है। अब मैंने एक प्रस्ताव दिया वापस बी को कि मैं जो आईफोन आपको बेच रहा हूं, ये आईफोन मैं आपको 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। बी को लगा एक बार कि मैं इसको यस बोल देता हूं, पर जैसे ही उसको यस बोलने के लिए वो मैसेज टाइप कर रहा था, उसी समय एक नोटिफिकेशन आता है कि अमेजन पे वही आईफोन मिल रहा है मात्र 40,000 रुपए में। तो उसने मैसेज तो सेंड कर दिया, उसके बाद वो नोटिफिकेशन आया, उसने यस कर दिया। अब यस का मैसेज कर दिया, यहां पर पहुंचा दिया, और उसको नोटिफिकेशन आ गया कि 40,000 में मिल रहा है। तो क्या ये इसके प्रतिग्रहण जो इसने स्वीकृति दी थी उसको प्रतिसंग्रहित कर सकता है? क्या स्वीकृति को प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। कब तक कर सकते हो? तो स्वीकृति को प्रतिसंग्रहित तब तक किया जा सकता है जब तक इसके यस का मैसेज इसके द्वारा रीड नहीं कर लिया जाता। जब तक ए बी के यस का मैसेज रीड नहीं कर लेता, उससे पहले कभी भी अपनी स्वीकृति को प्रतिसंग्रहित कर सकता है। जैसे उसने यस का मैसेज रीड कर लिया ए ने, उसके बाद आप प्रतिसंग्रहित नहीं कर सकते। जैसे मैसेज सेंड कर दिया था, ए ने देखा नहीं और डायरेक्ट कॉल किया कि यार वो जो मैंने
यस किया था उसको वापस लेना चाहता हूं, तो उसके पास अगर यस का मैसेज उसने रीड नहीं किया था, उसके ज्ञान में ये स्वीकृति नहीं आई थी, उससे पहले पहले अपनी स्वीकृति को वापस ले सकता। ये कुछ प्रस्तावना, प्रतिग्रहण, प्रतिसंग्रहण, संसूचना जैसी टेक्निकल चीजें थी, मैंने समझाने का प्रयास किया। नहीं समझ में आए तो लैंग्वेज रट लो, एज इट इज आएगी, काम चल जाएगा। बाकी अभी इतना समय नहीं है कि बहुत डिटेल में एनिमेशन के साथ पढ़े। एक एक धारा को अगर एक एक घंटा दिया जाए, आधा आधा घंटा दिया जाए, तब ये चीज समझ में आती। ठीक है, प्रतिसंग्रहण कैसे किया जा सकता है सेक्शन 6 बताएगा। प्रतिसंग्रहण या तो एक दूसरे को संसूचित किए जाने से, सूचना के द्वारा। मैंने सूचना दी कि मैं नहीं करना चाहता, तुम्हारे साथ जो वादा किया था उसको नहीं निभाना चाहता, तो मैं सूचना द्वारा अपना प्रतिसंग्रहण कर सकता हूं। या फिर प्रस्ताव में कोई समय था, किस समय के अंदर आप मुझे 1000 रुपए भेज दोगे तो मेरी तरफ से ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वो समय बीत जाने पर या कोई समय नहीं था तो युक्त युक्त समय बीत जाने पर, जैसे मैंने प्रस्ताव दिया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा प्री का एग्जाम, मैं आपको प्री का एग्जाम, प्री की तैयारी करवाना चाहता हूं, मैंने ऐसा प्रस्ताव दिया कि आप मेरे से पढ़ोगे, और आपने प्री का एग्जाम होने तक उस पर कोई स्वीकृति नहीं दी, तो यह माना जाएगा कि युक्त युक्त समय बीत गया, अपने आप उसका प्रतिसंग्रहण हो जाता है। तो सूचना के द्वारा समय बीत जाने या युक्त युक्त समय बीत जाने पर, यह कोई पूर्वभाव्य शर्त रखी थी। मैंने कहा मेरे से पढ़ना चाहते हो तो पूर्वभाव्य शर्त यह है कि आपको एक एक पौधा लगाना होगा, उसके साथ आपको एक एक फोटो भेजना होगा, यह प्रेसिडेंट कंडीशन थी। तो ऐसी अगर सामने वाले ने उसको प्रस्ताव को स्वीकार करना है तो उसको पौधा लगाना होगा, पर उसने पूर्वभाव्य शर्त को पूरा करने में असफलता प्रदर्शित करी, कोई पौधा नहीं लगाया, तो ऐसा प्रस्ताव था, उसका प्रतिसंग्रहण मान लिया जाता है। या फिर आपके द्वारा स्वीकार करने से पूर्व ही मेरी मृत्यु हो गई या मैं पागल हो गया, तो अगर आपके नॉलेज में यह आ जाता है कि जिस व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया वो मर गया या वो पागल हो गया, उसको स्वीकार करने से पहले ही आना चाहिए कि आपने उस प्रस्ताव को जो मैंने दिया उसको स्वीकार करने से पहले आपकी नॉलेज में आ गया कि मैं मर गया हूं, पागल हो गया हूं, तो यह माना जाता है कि उसका प्रतिसंग्रहण हो गया। तो प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण के 4 मैनर है: सूचना द्वारा, समय के बीत जाना द्वारा, पूर्वभाव्य शर्त को पूरा करने में असफलता के द्वारा, यह प्रस्तावक की मृत्यु और उन्मत्तता का ज्ञान अगर प्रतिग्रहित करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है तो यह माना जाएगा कि प्रतिसंग्रहण किया जाता। कुछ चीजें हैं मैंने जो नहीं बताई, मैं आगे चला जाऊंगा तो हो सकता है उसको भूल जाऊं, उस पर चर्चा कर लेता हूं यहीं पे, ताकि उस पर थोड़ा सा डिस्कस हो जाएगा। यहां कर लेते हैं। एक शब्द होता है प्रतिफल की गुप्तता। चलो सुन लेना आप, प्रतिफल की गुप्तता क्या होती है। प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट, सॉरी संविदा की गुप्तता या संविदा संबंध, प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति उसको परिवर्तित नहीं करवा सकता उस संविदा को। मेरे आपके बीच में संविदा है तो केवल आप या मैं ही उस संविदा को परिवर्तित करा सकते हैं। भारत में इस प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट या संविदा संबंध या संविदा की गुप्तता के लिए अलग स्थिति है। भारतीय कानून कहता है कि प्रतिफल से अगर कोई अपरिचित व्यक्ति है वो संविदा का परिवर्तन करा सकता है यदि संविदा उसके फायदे के लिए की गई थी। ठीक है, तो संविदा से या प्रतिफल से जो भी अपरिचित व्यक्ति है वो संविदा का परिवर्तन करा सकता है। एक चिमैया रमैया का केस आया था, उसमें इसको भारत में एक्सेप्ट कर लिया गया था। हालांकि इससे पहले जमुना दास राम अवतार के केस में मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्टेक्ट को समझ गए। संविदा संबंध का मतलब क्या होता है कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति उसको परिवर्तित नहीं करा सकता। विदेश में यही चीज अभी भी लागू होती है, पर भारत में इसकी स्थिति अलग है। भारत में यह कहता है कि
प्रतिफल या संविदा से अपरिचित व्यक्ति भी उस संविदा का परिवर्तन करा सकता है। जैसे मैं बता रहा था कि 4 भाइयों के बीच में एक संविदा होती है कि अपनी बहन की शादी में सब 5-5 लाख रुपए लगाएंगे, ठीक है। तो वो बहन उस संविदा का पार्ट नहीं है, पर वो भी उस संविदा को परिवर्तित करा सकती है क्योंकि उसके फायदे के लिए हुई है। संविदा के बारे में एक फेमस स्टेटमेंट है, लॉर्ड स्टोवेल ने कहा था दाललिंपल वर्सेस दाललिंपल के बाद में। मैं लिख के देखता हूं ताकि इन केसों के नाम आपको पता लग जाए। दाललिंपल वर्सेस दाललिंपल के बाद में लॉर्ड स्टोवेल नाम के एक जज हुआ करते थे। उन्होंने एक बात कही थी, क्या थी वो बात, कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है जिसमें कि पक्षकार विधिक प्रभाव नहीं रखते हैं। हमेशा संविदा जब आप कर रहे होते हो तो वो विधिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। एक फेमस केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का आप पढ़ेंगे। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लीडिंग केस है किस पर, कि प्रस्ताव की संसूचना सामने वाले के पास होनी चाहिए। प्रस्ताव की संसूचना पर लीडिंग केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक बच्चा खो गया था और जिस मालिक का बच्चा खोया था उसने मालिक ने अपने नौकर को ढूंढने के लिए भेज दिया था और बाद में मालिक ने उसको भेजने के बाद एक अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 1000 रुपए दूंगा। और वो ढूंढ के ले आता है नौकर आकर 500 रुपए 1000 रुपए के लिए दावा करता है कि आपने अनाउंसमेंट किया था तो मुझे 1000 रुपए मिलने चाहिए। तो यहां पर कोर्ट ने लालमन शुक्ला गौरी दत्त के मामले में ये क्लियर कहा कि जो व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर कोई कार्य कर रहा है उसको प्रस्ताव की संसूचना तो होनी चाहिए थी। नौकर को पता ही नहीं था कि 1000 का इनाम अनाउंस हो चुका है। वो तो मालिक के लिए बच्चे को ढूंढने गया था, वो इनाम के लिए ढूंढने नहीं गया था। तो प्रस्ताव की संसूचना इंपॉर्टेंट है। अगर प्रस्ताव की संसूचना नहीं है तो वो उस रुपए के लिए दावा नहीं कर सकता। एक केस और आप पढ़ोगे, कार्लिल वर्सेज कार्बोक्सिलिक स्मॉल बॉल कंपनी। सामान्य प्रस्ताव पर आधारित यह लीडिंग केस है कि प्रस्ताव स्पेशल किसी व्यक्ति के लिए नहीं सामान्य जनता के लिए भी हो सकता है, ठीक है। सामान्य प्रस्ताव पर लीडिंग केस कौन सा है, आपने सबने पढ़ रखे हैं। मेरा लिखने में तो यह काम कर रहा है सिस्टम, पर मिटाने में नहीं कर रहा। कार्लिल वर्सेज कार्बोक्सिलिक स्मोक बॉल कंपनी। इन्फ्लुएंजा के लिए यह था कि जो भी इस दवाई को लगातार 3 दिन तक लगाएगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, मतलब खांसी जुकाम नहीं होगा। एक व्यक्ति को हो जाता है, वो जाके डिमांड करता है कि आपने कहा था कि अगर हो जाएगा तो $100 देंगे, उसकी डिमांड करता है। वहां कोर्ट ने उन्होंने कहा कि प्रस्ताव हमने किसी व्यक्ति, आपको तो प्रस्ताव दिया था नहीं, आपने उस प्रस्ताव का प्रतिग्रहण तो किया था नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव होते हैं, आम जनता के लिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति उस प्रस्ताव की शर्तों का पालन करता है, यह माना जाएगा कि उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वो ऐसे प्रतिफल का हकदार है जो उसको प्रस्ताव से फायदा प्राप्त हो सकता है, जो प्रतिकर उसको मिलना चाहिए। और केस, अच्छा, 2 चीजें हैं कि एक ही समय पर अगर एक ही चीज के बारे में प्रस्ताव, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 50,000 रुपए में आपको अपना आईफोन बेच रहा हूं, आप भी उस आईफोन से जो आपके पास है परेशान हो, आप भी आपकी तरफ से सेम प्रस्ताव कर रहे हो कि मैं आपका 50,000 रुपए में आईफोन खरीदना चाहता हूं, क्या आप दे दोगे। तो मेरे द्वारा 50,000 में आईफोन बेचने का प्रस्ताव और आपके द्वारा यह प्रस्ताव कि मैं आपका 50,000 में आईफोन खरीदना चाहता हूं, दोनों एक ही समय में अगर दोनों तरफ से कोई प्रस्ताव आ रहा है तो ये क्रॉस प्रपोजल होंगे। ये नहीं माना जाएगा कि जो बात मैं कहना चाहता था वही आप कह रहे हो तो आपकी बात मेरे लिए स्वीकृति होगी या मेरी बात आपके लिए स्वीकृति होगी। ये क्रॉस प्रस्ताव है। जैसे मैंने कहा मैं आपका मकान 50,000 में खरीदना चाहता हूं, आपने कहा नहीं मैं तो 55,000 रुपए से कम नहीं लूंगा, तो आपने क्रॉस प्रस्ताव दे दिया 50,000 रुपए के मेरे प्रस्ताव के ऊपर कि 55,000 का। मैं कहता हूं कि चलो मैं 55,000 में खरीदने को तैयार हूं,
और आप क्रॉस प्रस्ताव देते, या मैंने कहा कि सर मैं 55 में 54,000 में खरीदने को तैयार हूं, या मैं 55,000 को खरीदने को तैयार हूं, तो ये आपके द्वारा कि मैं 55,000 से कम नहीं लूंगा, ये प्रस्ताव था या नहीं था, इसका नेचर इस प्रकार देखा जाएगा कि आपने एक कीमत बताई कि मैं 55,000 से कम नहीं लूंगा, हो सकता है आप ज्यादा भी कुछ डिमांड कर सकते हैं, तो ये प्रस्ताव नहीं है। आप कहो कि हाँ मैं 55 में खरीदने को तैयार, सामने वाला उसको स्वीकृत कर देता है, ये एक प्रस्ताव का रूप ले लेता है। तो क्रॉस प्रस्ताव होता है, एक ही समय में दोनों तरफ से कोई प्रस्ताव दिए जाते हैं तो क्रॉस प्रस्ताव होते हैं। एक काउंटर प्रस्ताव होता है। प्रति प्रस्ताव क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 1,000 में मैं फोन बेचना चाहता हूं, आपने कहा नहीं 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 हम 900 रुपए में खरीदना चाहते हैं, ये क्रॉस प्रस्ताव हो गया, सॉरी काउंटर प्रस्ताव हो गया। क्रॉस प्रस्ताव एक ही समय में दोनों तरफ से अगर कोई प्रस्ताव किया जाता है तो वो क्रॉस प्रस्ताव। कई बार एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक प्रस्ताव जो आपने भेजा था, मैंने एक प्रस्ताव आपको भेजा था, अच्छा यहां तो पढ़ाना है, यहां लिख देता हूं। ए ने प्रस्ताव भेजा कि मैं 1,000 रुपए में बी को एक पेन देना चाहता हूं, चलो पेन को छोड़ो कुछ और देना चाहता हूं। अच्छा 2 किलो काजू 1,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, 2 किलो केश्यूज काजू, ठीक है। और बी उसको यस करता है, यस का मैसेज पत्र लिखा, ये पत्र यह, पर बी को लगा यार 1,000 रुपए में 2 किलो काजू महंगा सौदा है, वो वापस इधर से प्रति संग्रहण की सूचना भेजता है और इसको दोनों पत्र एक साथ मिलते हैं, यस का भी और वापस लेने का, रिवोक करने का भी, प्रति संग्रहण करने का भी, कि उसने जो यस किया था उसको वापस लेने का भी। तो इस स्थिति में यह माना जाएगा कि प्रति संग्रहण को एक्सेप्ट किया जाएगा। दोनों अगर मैसेज है जिसे कि स्वीकृति और वापस लेने का, दोनों की चीजों को अगर भेजा गया और एक साथ पहुंचते हैं तो यह माना जाएगा सामने वाले का प्रति संग्रहण स्वीकार किया गया है। अब टेक्निकल चीजें खत्म हो जाती है, अब बहुत छोटी छोटी चीजें चलेंगी। मैं देख लेता हूं कि कोई खास बात छूट ना जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। केफ फ्लोज पे कल चर्चा कर लेंगे, कोई छूट गया तो। हार्वे फेसी का केफ देखना था। अच्छा 7 कहता प्रतिग्रहण एब्सोल्यूट होना चाहिए, कि जैसा प्रस्ताव किया उसको उसी रूप में आत्यंतिक एब्सोल्यूट और अविशेषित होना चाहिए, उसमें किंतु परंतु आप नहीं लगा सकते, एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अगर प्रस्ताव में लिखा है कि किसी प्रायिक या युक्तियुक्त प्रकार से उस स्वीकृति को अभिव्यक्त करना है तो उसी प्रकार से करोगे, और आपने उसी प्रकार से नहीं करी तो यह माना जाएगा आपने अस्वीकार कर दी। पर आपने उस प्रकार से नहीं करी और सामने वाले ने आप जिस प्रकार से आपने स्वीकृति करी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यह मानना जाएगा कि वो उसी प्रकार से की गई है जिस प्रकार से आपने उसने डिमांड की थी। ये सेकंड वाले पॉइंट में लिख रहा है। प्रस्ताव का प्रतिसंग्रहण कैसे हो सकता है? या तो प्रस्ताव की शर्तों के पालन द्वारा या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा। तो प्रस्तावना की शर्तों के पालन द्वारा या व्यतिकारी वचन की स्थिति में आप प्रतिफल किसी प्रस्तावना के साथ पेश करते हो तो उसका प्रतिग्रहण प्रस्तावना का प्रतिग्रहण माना जाता है। क्या तो मैंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना है तो आप आदत डाल लो कि आपको रोज 10 घंटे पढ़ना ही होगा, और आप रोज 10 घंटे पढ़ने वाली शर्त का पालन करने लग जाता हो, यह माना जाएगा आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, प्रतिग्रहण कर लिया। दूसरा कि मैंने प्रस्तावना के साथ कुछ चीजें भेजी थी कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो पहले 5 दिन आपको यह किताब पढ़नी पड़ेगी जो मैं भेज रहा हूं, आप उस किताब को एक्सेप्ट कर लेते हो, वापस रिटर्न मुझे नहीं करते हो, तो यह माना जाएगा कि आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेक्शन 9, वचन या तो अभिव्यक्त रूप से होना चाहिए या विवक्षित रूप से। वचन या तो
एक्सप्रेसली होना चाहिए, मुंह से कोई बात प्रस्तावना प्रतिग्रहण मुंह से होना चाहिए, या कभी विवक्षित भी होता है। हम सीधा किसी ऑटो को रुका के हाथ देते हैं, उसमें बैठ जाते हैं और ऑटो हमें ले चलता है, उसको कहते हैं स्टेशन पे छोड़ दे। तो यहां हमने रुका के बैठे तो किसी प्रकार का विवक्षित, किसी प्रकार का वचन अभिव्यक्ति नहीं किया था। या हमने उससे डायरेक्ट पूछा कि स्टेशन जा रहे हो, उसने कहा हाँ, और हम उसमें बैठ गए, तो हमारे बीच में विवक्षित वचन होता है। या जैसे हमने किसी को हाथ दे के कहा, लिफ्ट मांगी कि भैया, हाथ दिया, उसने रोक दी, हम उस पर बैठ के चल देते हैं 2-3 किलोमीटर तक, और सामने वाले को कहते हैं भैया यहां रोक दे, हम उतर जाते हैं। तो ये हमारा विवक्षित वचन है। ठीक है, हम तो हमारे बीच क्या सुविधा हुई, मैंने उसको हाथ दिया, उसने रोका, वो मेरे को बिठा के ले जा रहा है। ठीक है, तो ये एक सुविधा है कि मेरा हाथ दे के रुकवाना, उसका मुझे बिठा के ले जाना और वहां उतारना एक दूसरे के लिए वचन है। ठीक है, और प्रतिफल का काम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि उसके लिए बदले में आप पूछोगे प्रतिफल क्या, मुझे तो प्रतिफल ये मिला कि उसने मुझे बिठा के बाइक से 2 किलोमीटर आगे छोड़ दिया, उसके लिए पुण्य मिला, उसको मैंने दुआएं दी होगी कि इस व्यक्ति ने मेरे को इस समय जब रात हो रही है, किसी प्रकार का ऑटो नहीं मिलना था, तब बाइक से मुझे वहां तक छोड़ दिया, तो उसके लिए जो पुण्य कमाया वो प्रतिफल का काम कर रहा है। तो वचन अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है, शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाना उसको आवश्यक नहीं है। सेक्शन 10 से लेकर 25, 26, 29, 30 तक लगभग आप पढ़ोगे। संविदा, शून्य करार, तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। 10 से लेकर और 30 तक पढ़ेंगे कि शून्य संविदा क्या होगी, शून्य करनी है, संविदा क्या होगी और करार क्या होगा। देखते हैं, समझते हैं। संविदा के कुछ एलिमेंट्स पर चर्चा करेगा। संविदा होगी क्या, संविदा के कुछ तत्व हैं, क्या है। सबसे पहले सक्षम पक्षकार होने चाहिए, सक्षम पक्षकार। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट। तीसरी, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, कि जो आप प्रतिफल दे रहे हो वो विधिपूर्ण होना चाहिए। मैं बदले में कह दूं कि आप मेरा ये काम कर दो, बदले में आपको मिलेगा क्या, सट्टा खेलने का। आजकल सट्टा भी वैलिड हो गया है। ठीक है, ड्रीम 11 चल रहा है, लीगल सट्टा है। तो प्रतिफल, विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए। मैं आपको कह दूं मेरा यह काम कर दो, बदले में आपको क्या दूंगा, अफीम दूंगा या एक अवैध गन दे दूंगा, तो ये अवैध प्रतिफल के लिए किया, तो प्रतिफल हमेशा विधिपूर्ण होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट को देखें तो क्या है, जैसे पहला हो गया सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सम्मति होगी, विधिपूर्ण प्रतिफल हो गया, और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी संविदा विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए की जानी चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए, और उसको शून्य अभिव्यक्तता शून्य घोषित नहीं किया। इसमें कुछ संविधाओं को शून्य घोषित करेंगे, जैसे विवाह करने से रोकने का करार शून्य है, किसी विधिक कार्रवाई को रोकने का करार शून्य है, व्यापार करने का करार शून्य। तो जिसको शून्य घोषित नहीं किया गया वो सब संविधाएं, तो सब करार संविधाएं हैं। यदि सक्षम पक्षकार ने किया है, सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति थी, बदले में विधिपूर्ण प्रतिफल दिया गया था, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया था, और इस संविदा अधिनियम के अंतर्गत उसको शून्य घोषित नहीं किया गया, तो वो सब करार संविधाएं मानी जाएंगी। तो एक आप स्टेटमेंट आप यहां पर पढ़ोगे, क्या स्टेटमेंट पढ़ते हो आप, कि सभी संविदाएं करार होती है, पर सभी करार संविदाएं नहीं होते। ऐसे करार जो विधिपूर्ण नहीं है वो संविदा नहीं हो सकती, या ऐसे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है वो संविदा नहीं हो सकती। तो सभी संविदाएं करार होती है, पर सभी करार संविदाएं नहीं होते। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आपको पढ़ने को मिल सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, गलत नहीं। अब आगे
11 बताएगा संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार कौन है। दो चीजें हैं सेक्शन 11 में कि एक तो आप प्राप्त व्यय हो, प्राप्त व्यय का मतलब वयस्क हो, वयस्क का सीधा सीधा मतलब आप 18 की उम्र पार कर चुके हो। तो कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त व्यय है 18 साल से ऊपर का है और साथ में स्वस्थ चित है, स्वस्थ चित है मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक है, वो संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकार माना जाएगा। दो चीजें, आप प्राप्त व्यय हो और स्वस्थ चित हो और किसी विधि के अधीन आपको संविदा करने से निर्हरित नहीं किया गया। दिवालिया व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता, तो आप किसी कानून के अंतर्गत संविदा करने से निर्हरित नहीं किए गए, इसका मतलब आप सक्षम पक्षकार हैं। स्वतंत्र सम्मति का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसको सेक्शन 11 के बाद 12 बताएगा कि स्वस्थ चित्त का मतलब क्या होता है। स्वस्थ चित्त का मतलब होता है कि आप किसी संविदा के निबंधनों को समझने पर और उस निबंधनों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझने के लिए और युक्त निर्णय लेने में समर्थ है, तो माना जाएगा आप स्वस्थ हैं। तो आप उस संविदा के निबंधन को समझ सकते हैं और संविदा का आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको समझ सकते हैं, ये माना जाएगा आप संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त है। पागल व्यक्ति सही हो जाता है संविदा कर सकता है, सही व्यक्ति पागल हो जाता है संविदा नहीं कर सकता। क्लियर है? सेक्शन 13 बताएगा सम्मति होती क्या है। सिर्फ सम्मति को बता रहा है, स्वतंत्र सम्मति को नहीं बता रहा। जैसे मैं कहा था, अच्छा, स्वतंत्र सम्मति को हम सेक्शन 14 से लेकर पढ़ेंगे और इसके साथ हमें 14 से लेकर 21 तक इसको पढ़ना होगा। 14 से लेकर 21, 22, 23 तक, 23 तक ही पढ़ना होगा। उसके बाद हम विधिपूर्ण प्रतिफल पढ़ेंगे 24 में, विधिपूर्ण उद्देश्य पढ़ेंगे 25 में, और फिर उसके बाद हमें पढ़ने जो करार शून्य घोषित नहीं किए वो 26 से आगे 30 तक पढ़ने हैं। तो सम्मति क्या है कि दो व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक ही बात पर एक ही बाहु से सहमत हो जाते हैं, मतलब वो सम्मति है। कि मैंने कहा कि इस पेन के 10 रुपए दूंगा, सामने वाले ने भी उस पर वैसा के वैसा ही एक ही बाहु से यस कर दिया, मतलब सम्मति है। मैंने कहा पेन के 10 रुपए दूंगा, सामने वाला कह रहा 9 रुपए दूंगा, ये सम्मति नहीं है। तो किसी एक बात पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बाहु के साथ सहमत हो जाते हैं, तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति उस पर कंसेंट रखते हैं, सम्मति रखते हैं। यहां एक लैटिन मैगजीम आपको पढ़नी होती है, कॉन्सेंसस, ये एन है भाई, कॉन्सेंसस एड आइडेम, एड आइडेम। इसका मतलब होता है एक ही अर्थ में, एक ही अर्थ में मतैक्य, या एक ही अर्थ के लिए मस्तिष्क का सेम मिलन होना। कोई व्यक्ति अगर एक बात पर एक ही बाहु से अगर स्वीकृति दे देता है तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने सम्मति दे दी। सेक्शन 13 सम्मति की परिभाषा। स्वतंत्र सम्मति क्या होती है? फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? फ्री कंसेंट जब होती है जब आपको उस कंसेंट को करने के लिए कोई प्रेरण नहीं दिया गया, आप पर किसी प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं डाला गया, मतलब असम्यक असर नहीं डाला गया, आपके साथ उस सम्मति को प्राप्त करने के लिए कोई कपट नहीं किया गया, आपको उस सम्मति को प्राप्त करने के लिए कोई दुर्व्यवदर्शन नहीं किया गया, या कोई भूल के कारण आपने वो सम्मति नहीं दी थी, तो यह माना जाएगा कि आपने स्वतंत्र सम्मति दी थी। अगर आपसे प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, दुर्व्यवदर्शन या भूल के कारण कोई सम्मति ली जाती है तो वो सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं होती। अब सेक्शन 15 से बताएगा प्रपीड़न क्या होता है। प्रपीड़न कोअर्शन, COERCION, कोएर्सन, ठीक है। प्रपीड़न, प्रपीड़न का सीधा सीधा सा मतलब है कि
किसी व्यक्ति को इस आशय से कि उससे कोई करार कराया जाए या कोई कार्य करवाया जाए, कोई करार करवाने के लिए कोई कार्य करता है या कोई कार्य करने की धमकी देता है, जो आईपीसी के अनुसार बेन है वो कार्य, उसको आईपीसी ने मना कर रखा है, या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध करता है या निरोध करने की धमकी देता है। कुल मिला के किसी प्रकार की धमकी देना, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान करना, नुकसान करने की धमकी देना, किसी व्यक्ति को किडनैप करना, ये सारे कार्य करके आप अगर किसी की सम्मति प्राप्त कर रहे हो तो ये प्रपीड़न है। आत्महत्या की धमकी देकर आप अगर किसी से कोई काम करवा रहे हो, कोई करार करवा रहे हो, ये भी प्रपीड़न है। केस है चिक्कम अम्मी राजू, चिकम अम्मी राजू वर्सेस चिकम सेसम्मा का केस है। इसमें माना गया था कि आत्महत्या की धमकी देकर अगर किसी ने कोई करार करवाया है तो यह प्रपीड़न माना जाएगा और ऐसा करार शून्य होगा प्रपीड़न के अधीन। परंतु भारत के कई विधि शास्त्रियों ने इस निर्णय पर उचित नहीं माना। पर आपको अगर क्वेश्चन आता है कि आत्महत्या की धमकी देकर अगर कोई कार्य करवा रहे हो तो ये भले ही आईपीसी में आत्महत्या की धमकी देना अपराध नहीं है, पर यह प्रपीड़न की कोटि में आता है और किसी भी कोटि के अंदर ये नहीं आता। तो प्रपीड़न के अधीन ये स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रपीड़न मतलब धमकी, डराना, धमकाना, किसी प्रकार से आप पर असम्यक असर। असम्यक असर क्या होता है? असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित की गई संविदा, जब पक्षकारों के बीच में संबंध ऐसे हैं कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में, जैसे गुरु और शिष्य के बीच में संबंध होते हैं कि गुरु की बात को शिष्य नहीं टाल सकता। तो जब पक्षकारों के बीच में ऐसे संबंध होते हैं कि एक की इच्छा, एक व्यक्ति का दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने, मैंने कहा जैसे मैं तो गुरु नहीं हूं, आपका एक टीचर हूं, दोस्त हूं, कोई गुरु है, मैं मेरे लिए मेरे गुरु की बात बहुत महत्व रखती है। मेरे गुरु ने कहा कि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता। तो उनका वो ऐसा कहना कि आप ऐसा नहीं करोगे तो उनकी ये बात मेरी इच्छा को अधिशासित करने की। उन्होंने कहा कि आप कचौरी नहीं खाओगे, मेरा कचौरी के साथ बहुत अच्छा प्रेम है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है कचौरी, चाय वगैरह। तो अब उन्होंने कह दिया तो मेरी इच्छा है कि मैं कचौरी खाऊं, पर उनकी बात मेरी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग दूसरे पक्षकार के द्वारा अरिजु फायदा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो यह माना जाता है कि उसने असम्यक असर का प्रयोग किया। यहां गुरु किसी शिष्य को कार्य से नहीं कहता, गुरु कभी भी अपना फायदा नहीं देखता। उदाहरण बदलते हैं यहां पर, जैसे आपका डॉक्टर है, डॉक्टर को भी हटा दीजिए, आपका बॉस, जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो उस डिपार्टमेंट में आपका सीनियर है, बॉस है, ठीक है, सीनियर आदमी है, वो आपको कहता है कि आप सुबह 7 बजे आ जाना, जबकि ड्यूटी टाइम 10 बजे स्टार्ट होता है। अब आपकी इच्छा नहीं है, आप सोना चाहते हो, फिर भी आप उसके असम्यक असर में उसको ना नहीं कर सकते। आप वो आपकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में आप क्या कहोगे? हाँ सर, आ जाएंगे कल 9 बजे। भले ही आपकी इच्छा बिल्कुल 7 बजे आने की नहीं है, पर आप 7 बजे आ जाओगे। तो कोई व्यक्ति अगर दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और वह दूसरे पक्षकार से अरिजु फायदा प्राप्त करता है, आपसे कोई ना कोई काम करवाएगा, सुबह 7 बजे बुला के आपसे कोई ना कोई बेनिफिट प्राप्त करेगा, ऐसा करता है, तो यह माना जाता है कि उसने असम्यक असर का प्रयोग किया है। कब असम्यक असर होता है? 3 पॉइंट बताता है कि किसी उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है, तो यह माना जाता है कि वह असम्यक असर रखता है। जैसे कि आपके किसी साथी के दोस्त के साथ
विश्वासिक संबंध है और आपका दोस्त आपसे कोई बात कह देता है, आपको मानना ही पड़ता है, और दोस्त उस बात के द्वारा कोई फायदा प्राप्त कर रहा है तो वो आप पर असम्यक असर का फायदा प्राप्त कर रहा है, असम्यक असर का प्रयोग कर रहा है क पॉइंट के अंदर। ख पॉइंट में कि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिसके मानसिक सामर्थ्य पर आयु, रुग्णता या मानसिक या शारीरिक कष्ट के कारण अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभाव पड़ा है, तो आप उसकी इच्छा को अधिशासित, जैसे डॉक्टर आपका इलाज करता है, डॉक्टर आपको ठीक कर देता है, तो डॉक्टर आप पर आप विश्वास करते हो, डॉक्टर उस विश्वास का फायदा उठाकर आपसे 1 करोड़ का प्लाट अगर 20 लाख में ले लेता है तो यह माना जाएगा कि उसने असम्यक असर का उपयोग करके आपकी इच्छा को अधिशासित करके अरिजु फायदा प्राप्त किया है। बी पॉइंट के अंतर्गत वो कवर होता है। यहां पर आप ए पॉइंट में जैसे वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार, जैसे एक एसपी है, उस पूरे इलाके में जहां पर वो एसपी होता है या कलेक्टर है, जिस इलाके का कलेक्टर होता है, वो कलेक्टर हर व्यक्ति को कोई बात कहता है तो सामने वाला मानता है, क्योंकि वो वास्तविक प्रभाव रखता है। हमें डर लगता है कलेक्टर की बात नहीं मानेंगे, कल को किसी मामले में कलेक्टर उलझा देगा, एसपी उलझा देगा। कोई दोस्त है, सीनियर है, कलेक्टर एसपी है, वो हमारी इच्छा को अधिशासित करते, वो हम पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखते हैं। इस स्थिति में वो हमसे किसी प्रकार का अरिजु फायदा प्राप्त कर सकते हैं, ये असम्यक असर के अधीन। असम्यक असर को ये मान सकते हो कि कपट का धूर्त रूप असम्यक असर होता है। ठीक है, इस पर असम्यक असर पर एक लीडिंग केस आपको पढ़ने को मिलेगा, अलकार्ड वर्सेज स्किनर का, अलकार्ड वर्सेज स्किनर का।